नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारी वीडियो में, जिसमें आज बात करने वाला हूं मैं एक ऐसे टैग के बारे में जो बेसिकली किसी भी सर्वर पे लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। और ये टैग जो है बेसिकली अलाउ करेगा आपको, अगर मान लो आप किसी वेबसाइट के अंदर आप घुसना चाह रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट्स जो है पब्लिकली एक्सपोज्ड होती है, तो इनको काफ़ी सारी सिक्योरिटी से प्रोटेक्ट करा जाता है, जैसे कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल या फिर किसी और अदर टाइप की सिक्योरिटी। पर क्या आप जानते हैं कि इन वेबसाइट्स के पीछे जो बैकएंड में वर्क कर रहा है, डेटाबेस सर्वर हो गया, हो सकता है कि उस एप्लीकेशन पे रखे हुए उस वेब सर्वर पे खुद पे कोई एप्लीकेशन और दूसरी एप्लीकेशन आपने होस्ट कर रखी है, क्या आप उसको एक फॉर्जरी के थ्रू, एक रिक्वेस्ट फॉर्जरी के थ्रू आप उड़ा सकते हैं? बिल्कुल आपने सही सोचा। आज बात करने वाला हूँ मैं एक बहुत क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी के बारे में, जो है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। इससे पहले आपने सीएसआरएफ पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी होगी और समझा होगा कि क्रॉस साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी होता क्या है, जहाँ पे एक क्लाइंट के साथ में, मतलब जो कस्टमर उसको एक्सेस करना चाह रहा है उस वेबसाइट के साथ को, उसके साथ में फॉर्जरी हुआ करती थी। पर ये एक नई टाइप की वेलनेबिलिटी, जहाँ पे सर्वर के साथ में भी फॉर्जरी एक हैकर कर सकता है। पहले वो क्लाइंट के साथ में कर रहा था, अब वो सर्वर के साथ में करता है। मतलब अगर मान लो इस टाइप की वेलनेबिलिटी आपकी वेबसाइट में एग्जिस्ट करती है, तो आपका डेटाबेस कोई भी कभी भी उड़ा सकता है। प्लस साथ में आपके सर्वर पर रखी हुई सारी एप्लीकेशन का वो एक्सेस ले सकता है और वो जो चाहे आपके सर्वर में घुस के कर सकता है। और ये बड़ा ट्रांसपेरेंट अटैक है, इसके लिए ना कोई ब्रूट फोर्स करने की ज़रूरत है, ना कोई क्रैकिंग की ज़रूरत है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। बाद में आपको हैकर्स को इस टास्क को पूरा करने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट्स का से ऊपर का टाइम लगता नहीं है। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी के बारे में। डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में, प्रैक्टिकल करके देखेंगे अपन कि कैसे ये वर्क करता है और फिर आगे इसको कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए और लाइव साइट में आप कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं तपन कुमार झा, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारी इस वीडियो के अंदर। लाइक नहीं करा है अब तक वीडियो, तो फिर आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आगे का आपको टाइम मिलने वाला नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स रहेंगे, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले, तो उसके लिए आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। प्लस साथ में अगर आप हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स करना चाह रहे हैं, तो फॉर्म दिया हुआ है चैट बॉक्स में, जाके आप भर सकते हैं और हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स भी कर सकते हैं। तो बाद में आपको पहले हम बात करते हैं कि सर्वर रिक्वेस्ट फॉर्जरी जो है ना, वो किस टाइप की वल्नरेबिलिटी। तो ये जो है बेसिकली वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है, ठीक है ना। ये अलाउ करता है हमारे अटैकर को, ताकि वो सर्वर साइड पे जाके, जैसे दे रखा है यहाँ पे कि दैट कॉज द सर्वर साइड एप्लीकेशन टू मेक रिक्वेस्ट टू अनइंटेंडेड लोकेशन। तो बेसिकली बताया क्या गया है इसके अंदर कि जो मतलब ये वल्नरेबिलिटी अलाउ करती है हमारे सर्वर की एक अनइंटेंडेड लोकेशन, मतलब ऐसी लोकेशन जो बेसिकली यूज़र को अलाउड नहीं है एक्सेस करने के लिए, वहाँ पे जाके कोई रिक्वेस्ट को चलाना। अब ये तो सर्वर के साथ में फॉर्जरी हो गया, क्योंकि जो सर्वर को बनाया गया क्या करने के लिए, कि क्लाइंट से जो आया डेटा, जो भी यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है, उस डेटा को लाके प्रोसेस करके और सबमिट करके देने में। पर उस सर्वर पे रखी हुई अदर एप्लीकेशन का या फिर अदर लोकेशन का एक्सेस देने के लिए नहीं बनाया गया ये रिक्वेस्ट को। तो बेसिकली सर्वर के साथ में अगर इस टाइप का कोई रिक्वेस्ट को जनरेट करता है हैकर, जिसके थ्रू वो सर्वर पे रखी हुई फाइल्स को मैनिपुलेट कर पाएगा या फिर उस पर्टिकुलर फाइल्स को देख पाएगा, डेटा एक्सेस कर पाएगा बिना किसी रेस्ट्रिक्शन से, तो ये इस टाइप का अटैक को हम लोग बोलते हैं सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। In a typical SSRF attack, the attacker might cause the server to make the connection to internal only service within the organization infrastructure। अब इसमें देखो क्या दे रखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है इसने इसके अंदर, टू इंटरनल ओनली सर्विस। तो बेसिकली क्या होता है कि जो कंपनीज होती है, ठीक है ना, उन कंपनी के अंदर बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। उनमें से कुछ सर्वर्स जो होते हैं वो पब्लिकली फेसिंग होते हैं, जो बेसिकली इंटरनेट से आने वाली सारी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स है, जैसे हमारे वेब सर्वर्स हो गए। पर उससे अटैच और जो सर्वर्स होते हैं वो इंटरनली आपस में कनेक्टेड होते हैं और आपस में एक लैन नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर इतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितना हम लोग पब्लिक फेसिंग सर्वर्स के ऊपर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये इंटरनली आपस में एक दूसरे को सर्वर्स जो आपस में कॉल करते हैं, तो वो एक बड़ा अनसिक्योर तरीका वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। ये सेम तरीका है अगर मान लो आप आपके सिस्टम का, आपके एप्लीकेशन सर्वर का MySQL अगर आप ओपन करना चाहेंगे, ठीक है, PHP अगर आप ओपन करते हैं अपने उसी सिस्टम पे, जिस सिस्टम पे वो PHP आपने डाल रखा है, तो उस टाइम पे वो आपसे पासवर्ड्स नहीं पूछेगा। पर वही जब आप इसको इंटरनेट के थ्रू ओपन करना चाहोगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपको पासवर्ड पूछेगा। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको सीधे यहीं पे एक बार। जैसे लेट्स सपोज कि मेरे इस सिस्टम पे मैंने XAMPP सर्वर चला रखा है, ठीक है ना। अब आपको इंटरनेट पे मेरे इस सिस्टम का IP एड्रेस डालोगे आप, और आप मेरे वेब सर्वर से कनेक्ट हो पाओगे। अभी दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे अपाचे रन कर दिया है और MySQL मैंने रन कर दिया, दोनों सर्वर मैंने अपने सिस्टम में रन करा हुआ है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एडमिन का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं एडमिन के ऑप्शन पे जाऊँगा, PHP MySQL पे एडमिन पे क्लिक करने का दिख रहा होगा, सीधे की सीधे मैं इस URL को मैंने हिट करा, लोकल होस्ट से मैं इस URL को हिट कर रहा हूँ। और उसके बाद देखें आप, तो क्या इसको वैसे तो ये वैलिडेशन मांगना चाहिए, IP एड्रेस अगर मैं टाइप कर रहा हूँ या फिर मान लो बेसिकली मैं इसका एड्रेस टाइप कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मुझे इसका ऑथेंटिकेशन
देना चाहिए इसको, पर इसने नहीं दिया। और लोकल होस्ट से जब मैंने इस रिक्वेस्ट को इनिशिएट करा तो ऑटोमेटिकली इसने phpMadmin मेरे सामने एज इट इज खोल दिया। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मैं इसी सिस्टम में मेरा सर्वर बना हुआ है और इसी सिस्टम में इसको बैठ के मैं खोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इसको ट्राई करता हूँ, जैसे लेट सपोज आप यहाँ पे इसको phpMadmin उठा लें आप, और पहले मैं चेक करता हूँ मेरे सिस्टम का IP एड्रेस क्या है, IP कॉन्फ़िग, और मेरे सिस्टम का नीचे आता है 192.168.1.13 मेरे सिस्टम का IP एड्रेस है, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ ट्राई करते हैं एक बार 1.13 और फिर स्लैश लगा के अपन डाल देते हैं, ठीक है। एक बार चेक करते हैं अपन क्या ये मुझे एक्सेस देगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ और इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे जाके खोल सकता हूँ, जैसे दिख रहा होगा। अब मैंने अपने ही सिस्टम के अपने ही नेटवर्क में से अपने IP एड्रेस को डाला और स्लैश लगा के मैंने phpMadmin डाला, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, उसने डायरेक्टली ओपन करा हुआ है क्योंकि मेरे सिस्टम में ही खुला हुआ है। अब मैं जाता हूँ दूसरे सिस्टम पे, यहाँ पे गया, मतलब ये मैंने ब्राउज़र चेंज कर लिया और अब यहाँ पे ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। तो अब मेरे सिस्टम से जितनी भी रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है उन सब के लिए इसने डायरेक्टली एक्सेस दे दिया, उसने बिना यूज़र नेम बिना पासवर्ड मांगे। पर अगर आप इसको रिमोटली ओपन करना चाहोगे नेटवर्क पे दूसरी डिवाइस से या फिर इंटरनेट के बाहर से, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ये आपसे पूछे यूज़र नेम पासवर्ड। तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि अगर मान लो आप सर्वर पे कोई सर्वर वेब एप्लीकेशन सर्वर आपने बना रखा है, ठीक है, और उसी पे रखी हुई कोई सर्विस आप एक्सेस करना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में लेस रेस्ट्रिक्शन मिलेगा आपको एज कम्पेयर टू जब आप उस सर्विस को उस सिस्टम के बाहर से जब आप एक्सेस करना चाहें। तो यही हैकर करता है। अब हैकर ने बोला कि बॉस मैं तो नेटवर्क में घुस नहीं पाऊंगा। अब देखिए आप यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हैकर ने बोला कि बॉस मैं आपके नेटवर्क में तो घुस नहीं पाऊंगा। तो जब घुस नहीं पाऊंगा आपके नेटवर्क में तो फिर क्या करूँ, कैसे मैं अपने रिक्वेस्ट को आपके नेटवर्क तक लेकर आऊँ। तो एक आइडिया आया कि वेबसाइट के थ्रू आ सकता है, क्योंकि वेबसाइट से जब अपन जो भी रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं सीधे के सीधे उसके एप्लीकेशन सर्वर पे जाती है, ठीक है ना। और एप्लीकेशन सर्वर पे जाने के बाद अगर कोई इंटरनल मुझे कोई कॉल करना हो तो वो कैसे होगा कि जब आप नेटवर्क के ही बंदे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इसी चीज़ का फायदा उठाया ये सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी ने, जहाँ पे हैकर जो होता है वो एक मैलिशियस रिक्वेस्ट कहाँ भेजता है, यूजर तक, वेब सर्वर तक, उस कंपनी के नेटवर्क में एंटर करने के लिए, और फिर देखता है कि वहां तक अगर मेरी ये चीज़ पहुंच गई है तो वो इंटरनली कोई कॉल हो रहा हो, कोई रिक्वेस्ट में अगर आपको दिख रहा हो कि कोई लोकल होस्ट के लिए कोई कॉल कर रहा है, कोई डेटा फेच करने के लिए कॉल कर रहा है इंटरनली वो, तो उस रिक्वेस्ट के थ्रू वो पैरामीटर को टेम्पर कर पाता है। अभी थोड़ी सी चीज़ जो है ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि नई टाइप की वल्नरेबिलिटी है, समझ में थोड़ा टाइम लगेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो समझ में आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। इन अदर केस दे मे बी एबल टू फोर्स द सर्वर टू कनेक्ट टू आर्बिटरी एक्सटर्नल सिस्टम, दिस कुड लीक सेंसिटिव डेटा सच एज ऑथराइजेशन क्रेडेंशियल, ठीक है ना। अब इसमें क्या बता रखा है कि वो इस पर्टिकुलर अटैक के थ्रू वो ट्राई कर सकते हैं कि वो सर्वर जो है वो बाहर के किसी सिस्टम से कनेक्ट करने की कोशिश करे, जिसके थ्रू वो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक अपने क्रेडेंशियल को लीक कर दे जो ऑथराइजेशन के लिए यूज आता है। तो अब आगे बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के बारे में, ये कैसे ये वर्क जो हमारा करता है। अब देखो यहाँ पे क्या देखा है कि सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक अगेंस्ट अ सर्वर, ये किसके अगेंस्ट में होता है, सर्वर के अगेंस्ट में होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। और फॉर्जरी इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि आपको खुद को ही नहीं पता, मतलब एक सर्वर को खुद को नहीं पता कि उसकी जो कॉल्स हो रही, जो एक हैकर जो इंटरनेट के थ्रू उसको कॉल कर रहा है और वो अपने इंटरनल जो एप्लीकेशन पे जो कॉल कर रहा है तो वो उसको नहीं पता, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है समझाना भी और समझना भी, दोनों पर थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ वापस और डिटेल में समझाने के लिए। इसका मैं एक बार ऐसा करता हूँ, पेंट की मदद लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। पहले क्या है, कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, उसके बाद जाके हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर नज़र आ जाए। अभी देखो ये जो है ना, ये कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है ना। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर बात करूँ तो ये एक सर्वर है हमारा जो वेब सर्वर है, इसके पीछे लिंक है ना कुछ 2-3 सर्वर और अपन ने बना दिए डेटाबेस सर्वर्स हैं, ठीक है। हो सकता है कि इसके ऊपर भी कोई एप्लीकेशन उसने होस्ट कर रखी है, ठीक है। ये हमारे 3 सर्वर्स हमारे इंटरनल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देते हैं ये हमारा वेब सर्वर है, ठीक है। इसका IP एड्रेस इंटरनल नेटवर्क बता रहा हूँ मैं, इंटरनल नेटवर्क के अंदर इसका IP एड्रेस है 192.168.1.100। उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे तो सेकंड वाले का IP एड्रेस है 192.168.1.101, ठीक है। ये सेकंड वाले का हो गया। उसके अलावा सेम ऐसे ही ये 102 और ये 103, ठीक है। तो ये 3-4 हमारे सिस्टम्स हो गए, इन चारों सिस्टम के IP एड्रेस हो गए और इनके ऊपर एक पब्लिक IP एड्रेस इन्होंने पॉइंट कर रखा है 17.12.31. ऐसे करके कुछ है ना, ये इनका पब्लिक IP एड्रेस है। अब हैकर जब रिक्वेस्ट करेगा तो बेसिकली क्या होगा, जैसे यहाँ पे हैकर का मशीन है, ठीक है, ये हैकर का मशीन है और यहाँ पे हैकर बैठा हुआ है। अब किसी यूज़र ने रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे ये वेबसाइट
मतलब हैकर ने रिक्वेस्ट करी कि मुझे ये वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो एक्सेस जो करनी है तो ऐसे यहाँ पर आएगा। अब हो सकता है कि इसके ऊपर एक डोमेन अपन ने अपॉइंट कर रखा है, ठीक है, तो जैसे डोमेन हो गया हमारा बैंक.com, ठीक है, ये हमारा डाइवर्ट होता है 17.12.32.12, ठीक है, ये कर लेते हैं ऐसा। थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ट्राई करना समझने की, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अटैक है। सो अटैक है और इस टाइम पे काफ़ी सारे लाइव सिस्टम्स में आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये अटैक कैसे वर्क करता है। दिख रहा है आपको? तो ये आपका ऐसा है। तो जैसे ही आप बैंक.com टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली वो रिजॉल्व होगा इस आईपी एड्रेस पे डीएनएस की हेल्प से, और फिर कहाँ पहुँच जाएगा, वेब सर्वर तक पहुँच जाएगा। जैसे ये यहाँ तक पहुँचेगा तो वेब सर्वर क्या करेगा, वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई, वेब सर्वर चेक करेगा भाई ये रिक्वेस्ट जो है क्या मांग रहा है ये। अगर ये डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहेगा, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली क्या करना चाह रहा है, वो डेटाबेस से लेना चाह रहा है, हो सकता है कि वो अपने रिकॉर्ड्स के बारे में सर्च करना चाह रहा हो, तो ये क्या करेगा, इंटरनली कॉल करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वेब सर्वर सिर्फ वेब पेजेस को होस्ट करता है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती जब तक कि आप डेटाबेस ना बनाए, ठीक है ना। अब डेटाबेस ये बेसिकली वैसा ही, जैसे मान लो आपकी बॉडी को किसी ने बोला ऐसा करो ना, मुझे पेन दो, तो जो कमांड आया, किसी ने बोला कि मुझे ये पेन दो, तो कमांड आपके पास आया, पर माइंड प्रोसेस करता है इस चीज़ को। अगर आपका माइंड एब्सेंट हो सकता है कि आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे हो और आप कहीं और खोए हुए हैं, तो उस कंडीशन में कुछ भी बोलता रहेगा, आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे। तो सेम ऐसा होता है वेबसाइट के साथ में भी। वेब सर्वर जो है बेसिकली बॉडी एक टाइप की, ठीक है ना, और बॉडी के साथ में एक माइंड है जो है डेटाबेस। हो सकता है कि ये इंटरनली वेब सर्वर ने खुद ने बना रखा है या फिर एक्सटर्नली बना रखा है वेब डेटाबेस, और हो सकता है कि वो मोर देन वन डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेशन कर रहा हो। ये सारी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। तो अगर मान लो उसको कम्युनिकेशन करना है तो वो दूसरे सिस्टम को कम्युनिकेशन करेगा कि बॉस सुनो ऐसा करो, तुम मुझे ला के दो। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, आइदर उसने खुद ने बना रखा हो, तो अगर खुद पे बनाया हुआ है तो ये लोकल होस्ट हो गया। क्या हो गया, ये हमारा लोकल होस्ट हो गया, जैसे आपने देखा था मेरे भी सिस्टम में, ठीक है। तो हो सकता है कि लोकल होस्ट हो, और एक कंडीशन ये, पहली कंडीशन ये है कि लोकल होस्ट होएगा, तो लोकल होस्ट स्लैश लेके वो अपनी एप्लीकेशन का नाम डाल देगा, ठीक है ना। और एक तरीका ये है कि सामने वाले सिस्टम से ले रहा होगा, जैसे 192.168.1.101 को कॉल करेगा कि बॉस मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और फिर वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेके क्या करेगा, जैसे यहाँ पर आया, ये इन्फॉर्मेशन इसने ली, और उसके बाद फिर ये इन्फॉर्मेशन दे दी इसने, ठीक है। दो सिनेरियो मैंने बता दी आपको कि ना, पहला सिनेरियो ये है कि जो डेटाबेस है वो उसी के सर्वर पर उसने होस्ट कर रखा है, और सेकंड सिनेरियो कि वो किसी दूसरे सिस्टम पे उसने होस्ट कर रखा है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात की ना, हो सकता है कि जिस सर्वर पे उसने, मतलब जैसे उसने वेब सर्वर अपना ले रखा है, ठीक है ना, उस वेब सर्वर पे और भी एप्लीकेशन चल रही हो और वो दूसरे टाइप का काम कर रही हो, ठीक है ना। तो हो सकता है कि अगर मैं डायरेक्टली उस सिस्टम पे लोकल होस्ट चलाऊंगा, क्योंकि लोकल होस्ट मेरे सिस्टम के लिए यूनिक होता है, ठीक है ना। तो जैसे मेरा यहाँ पे मैं गया और मैंने यहाँ पे टाइप करा लोकल होस्ट, ठीक है, तो अगर मेरे लोकल होस्ट में मैंने कुछ होस्ट कर रखा है तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है, और ये मेरे सिस्टम पे ही नज़र आएगा। कोई भी बंदा अगर इंटरनेट से मेरे सिस्टम पे रिक्वेस्ट भेजेगा और अगर वो मेरा लोकल होस्ट एक्सेस करना चाहेगा तो वो इन 3 एप्लीकेशन को आराम से देख लेगा, क्योंकि वो मेरे सिस्टम में लोकल होस्ट डाल रहा है, ठीक है। ये आपके सिस्टम में अलग होगा। अब करना क्या है इसके अंदर, जैसे आपने ये समझ लिया कि हाँ तपन सर ये तो हमारा हो गया, सर्वर पे रख के अपन कुछ भी 2 सिनेरियो अपन ने देख लिया। अब क्या बोलने वाला है इसके अंदर, इन द SSRF अटैक अगेंस्ट द सर्वर द अटैकर कॉजेज द एप्लीकेशन टू मेक एन HTTP रिक्वेस्ट बैक टू द सर्वर दैट इज होस्टिंग द एप्लीकेशन, मतलब वाया इट्स लूप बैक नेटवर्क इंटरफेस। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, लूप बैक नेटवर्क इंटरफेस। जैसे मैंने बताया कि अपने सिस्टम पे उसने कुछ होस्ट कर रखा है, तो उस कंडीशन में अगर वो लूप बैक एड्रेस डालेगा जो होता है लोकल होस्ट या फिर 127.0.0.1, तो उस कंडीशन में उस सर्वर पर रखी हुई एप्लीकेशन को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि ना, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो दे रखा है इसने कि यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट, मतलब हमारी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हमें स्टॉक चेक करना है। स्टॉक चेक करने के लिए हमें एक स्टॉक API हमें हिट करनी पड़ रही है, ठीक है ना। वो पर्टिकुलर कोई ना कोई एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर दे रखा है, प्लस हमें एक पूरा URL दे रखा है जहाँ से हम डायरेक्टली वो हिट करेगा और डेटा निकाल पाएगा। अब यहीं पर हमें करना क्या है, यहीं पर हमें लोकल होस्ट डाल देना है। अभी क्या करना है, जैसे ये दिख रहा होगा आपको कि जैसे मेरी वेबसाइट है, तो मेरी वेबसाइट जो है जो भी रहेगा वो किसी थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी वेबसाइट से डेटा फैच कर रही है या फिर उसी सिस्टम पे रखे हुए सर्वर से डेटा फैच कर रही है। पर अगर मैं ये टाइप करता हूँ HTTP:/ और localhost/admin जस्ट टू चेक कि क्या उस एप्लीकेशन, उस सर्वर पे, उस वेब सर्वर पे कोई एप्लीकेशन उसने इंटरनली होस्ट कर रखी है नहीं कर रखी है, ठीक है। थोड़ा सा काफ़ी लेंदी हो गया इसका थ्योरेटिकल मेरे हिसाब से, मैं जानता हूँ, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक बार अपन अच्छे समझ जाएं इस चीज़ को तो करने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो अब इसको जाते हैं अपन थर्ड वाले के ऊपर कि ये किस लिए काम आता है भाई। इसके जो है ना बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट्स हैं, अगर आप देखें इसके तो भाई
कि एक्सेस कंट्रोल बाईपास हो जाता है, क्योंकि आप डायरेक्टली एप्लीकेशन सर्वर के अंदर एंटर कर गए और अब आप उसके थ्रू सारे टास्क को, सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे जो आप वहाँ बैठ के कर सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट के थ्रू उस एप्लीकेशन पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है, पर अगर आप उस सिस्टम में जाके कुछ कर रहे हैं तो काफ़ी रेस्ट्रिक्शन आप ऐसे ही पास कर दोगे। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ों के लिए अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो आते हैं अपन आगे नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर, इसका लैब एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। और उसमें देखो इसमें क्या दे रखा है कि इस लैब के अंदर एक बेसिक SSRF की वल्नरेबिलिटी है, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी अगेंस्ट अ लोकल सर्वर। मतलब एक लोकल सर्वर है, एक सिस्टम ने अपने सिस्टम पे कुछ एप्लीकेशन होस्ट कर रखी है। हमारा मेन टास्क क्या है, इस वेबसाइट के थ्रू, हमारी रिक्वेस्ट के थ्रू हमें पहुंचना उसके सिस्टम पे, उस सिस्टम पे रखी हुई एप्लीकेशन का एक्सेस लेना और वहाँ पे एक टास्क दे रखा है वो हमें कंप्लीट करना। ये हमारा मेन टारगेट है। मतलब कि हम लोग सर्वर के सामने, मतलब जो सर्वर है उस पर रखी हुई एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं जिसका एक्सेस बाहर वालों को बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो ट्राई करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। दिस लैब हैज़ एन स्टॉक चेक फीचर। इस लैब में क्या है, एक स्टॉक चेक का फीचर है, विच फेच डेटा फ्रॉम एन इंटरनल सिस्टम। अपने ही इंटरनल सिस्टम से क्या करने वाला है, वो डेटा फेच करने वाला है। टू सॉल्व द लैब चेंज द स्टॉक चेक URL। अब हमें क्या करना क्या है, अगर आपको इस लैब को सॉल्व करना है तो आपको स्टॉक चेक का जो URL दे रखा है उसको चेंज करना है टू एक्सेस द एडमिन इंटरफेस। उस एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन पे अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसी एप्लीकेशन सर्वर पे ही कोई ना एडमिन इंटरफेस है वो अपन को ओपन करना है और डिलीट करना है कार्लोस यूजर को। चलिए ठीक है, एक्सेस द लैब करके स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिकल को। भाई वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स करना चाह रहे हैं तो फॉर्म दिया हुआ है चैट बॉक्स में, आप जाके उसको भर सकते हैं। इवन हमारी सारी आने वाली अपकमिंग तहलका वाली वीडियोज़ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पे बोला है कि मुझे स्टॉक चेक फीचर है, ठीक है ना। तो स्टॉक चेक फीचर के लिए अपन चल जाते हैं भाई साहब, जो ये वॉशिंग मशीन में है इसको व्यू डिटेल करते हैं अपन। नीचे आते हैं, अपन नीचे आके देखेंगे तो अपन तो यहाँ पे लंदन दे रखा है, पेरिस दे रखा है, तो पेरिस का अपन स्टॉक चेक करते हैं। क्लिक जब मैंने करा तो दिख रहा होगा मुझे यहाँ 15 यूनिट आ गई है। अब मैं इसको बर्फुड में आके चेक करूँ कि क्या रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ने मेरे को पास करा, तो नीचे आके देखता हूँ मैं, तो दिख रहा होगा यह पहली वाली रिक्वेस्ट जो मैंने यहाँ पे फिल्टर कर दी है। तो पहली रिक्वेस्ट जो है मेरी वो स्टॉक चेक फीचर का है, यहाँ पे दिख रहा होगा। और नीचे अपन जाते हैं स्क्रॉल डाउन करके तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एक स्टॉक API करके यहाँ पे एक URL वो पास कर रहा है। इसको अपन रिपीटर में डालते हैं ताकि अपन इसमें मॉडिफिकेशन जो है कर सके। एक बार मैं रिपीटर में डालने का देखूँ, नीचे आता हूँ मैं, तो दिख रहा होगा स्टॉक API। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन से URL पे जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जिस सिस्टम पे इसका एप्लीकेशन सर्वर होस्ट कर रखा है आपने इस वेबसाइट का, उस एप्लीकेशन सर्वर, उस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर कौन सी और एप्लीकेशन लोकल होस्ट पे रन कर रही है वो मुझे जानना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जाके मैंने इसको क्लिक करा http://localhost, ठीक है, और स्लैश मार के मैं एडमिन कर देता हूँ। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या उस पर कोई एडमिन पैनल जो है ना, इंटरफेस जो है वो होस्ट कर रखा है नहीं कर रखा है, इसके मुझे रिक्वेस्ट करना है। तो अब जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दिख रहा होगा आपको, रिस्पॉन्स में देखूँ मैं तो रेंडर करता हूँ मैं इसको, तो उसने मुझे एक पेज को उसने एक्सट्रैक्ट करा है। जो पेज है वो किस चीज़ का पेज है अपन एक बार चेक कर लेते हैं। दिख रहा होगा आपको उसने एक एडमिन पेज को एक्सेस कर लिया है। ऑल्दो एडमिन पेज को एक्सेस करने के लिए आपको चाहिए यूजर नेम पासवर्ड, पर मैं उसी सिस्टम पे बैठ के इस पेज को एक्सेस करना चाह रहा हूँ क्योंकि लोकल होस्ट डाला है मैंने। तो ये क्या हो रहा है कि बॉस मुझे डायरेक्टली एक्सेस दे रहा है। ये सेम वही कंडीशन है जब मैं अपने ही एप्लीकेशन सर्वर को यहाँ पे लोकल होस्ट डाल के खोलता हूँ, तो मुझे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं देगा, सीधे डायरेक्टली ओपन कर देगा, ठीक है। तो अब क्या है, अगर हम समझे सिनेरियो, तो आप एक अटैकर हैं, ठीक है ना, आप एक अटैकर हैं जिसको, और ये मेरा जो सिस्टम है ये एक पब्लिक सर्वर है, ठीक है। इसका एक IP एड्रेस है जो आपके पास है। जब आपने रिक्वेस्ट करा तो मेरे सिस्टम पर आया वो रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इस सिस्टम पे मैंने उस एप्लीकेशन के अलावा 2-3 और एप्लीकेशन होस्ट कर रखी मेरे लोकल सिस्टम पे, इस वाले पे। तो जब आपने लोकल होस्ट टाइप करा API के अंदर, जब आपने लोकल होस्ट टाइप करा तो मेरे तक तो रिक्वेस्ट आई, पर यहाँ आने के बाद जब लोकल होस्ट आपने टाइप करा तो आउटपुट में क्या चला गया, ये 3 जो फाइल्स थी ना, मतलब 2 फोल्डर और एक फाइल जो है आपके रिस्पॉन्स में चली गई, क्योंकि मेरे सिस्टम के ऊपर लोकल होस्ट में ये आपने स्टोर कर रखा है, ठीक है। अब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे चेक करा तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर यूजर को डिलीट करना है, कार्लोस को डिलीट करना है। तो कार्लोस को डिलीट करने के लिए अगर मैं नीचे जाता हूँ तो मेरे को दिखना पड़ेगा URL क्या दे रखा है, क्योंकि वहाँ पे एक हाइपर लिंक है। जब मैं उस बटन पर क्लिक करूँगा डिलीट वाले बटन पे, तो उसके पीछे लगा हुआ लिंक क्लिक होगा और वो यूज़र जो है डिलीट हो जाएगा। नीचे आता हूँ मैं, तो मुझे क्या करना है, नीचे आता हूँ, ये विनर के लिए है और ये कार्लोस के लिए,
ठीक है, तो मुझे ये पूरा का पूरा जो यूआरएल है मुझे कॉपी कर लेना और यहाँ जाके पेस्ट कर देना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एज एन एडमिन, मतलब कि मैं वहाँ पर, मैं उस सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ, मैं उस सर्वर पे बैठा हुआ हूँ अभी, और मैं उस सर्वर पे ये वाला जो है यूआरएल वो रन कर रहा हूँ, ये कमांड रन कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा कि सर्वर को क्या लगेगा कि ये ना बॉस, ये जो कमांड टाइप कर रहा है बंदा, ये मेरे सिस्टम पे ही बैठा हुआ है, मतलब मेरा एडमिन होगा, ये कोई थर्ड पार्टी यूज़र नहीं जो इंटरनेट से आ रहा है। पर क्योंकि मैं इस इंटरफेस के थ्रू, इस रिक्वेस्ट के थ्रू उसकी इंटरनल एपीआई को मैं कॉल कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और मैं डायरेक्टली उस सिस्टम पे ये कमांड रन कर पाऊंगा। जब इस सिस्टम को मैं रन करूंगा, सेंड करूंगा मैं, तो देखिए रिस्पॉन्स में क्या हो जाएगा आपका। जैसे मैंने रन करा, तो रन करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो वो है सर्वर, वो उस पर्टिकुलर उस सर्वर के ऊपर वो जो यूज़र है डिलीट हो जाएगा। इसका अगर मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाऊं तो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे फाउंड का आ गया है। ठीक है, तो मतलब कि आपने वो जो है रिक्वेस्ट चला दी। अगर आप अब जाते हैं अपन चेक करने के लिए कि क्या है, अब वहाँ पे रेंडर करके देख लेते हैं। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे अब एक ही यूज़र है, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। तो मतलब कि अपन ने उस वाले यूज़र को डिलीट कर दिया। मतलब ऐसा ऐसा ये प्रिटेंड हो रहा है कि आपने उस सर्वर पे जाके उस सर्वर पे रखी हुई एप्लीकेशन में जो भी टास्क था उसको आपने परफॉर्म कर दिया। फिर हो सकता है कि वहाँ पे यूज़र मैनेज करने का ऑप्शन हो सकता है कि वो सीआरएम में कुछ भी हो सकता है उस सर्वर के ऊपर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा आपको समझने में, पहली बार में सबको लगता है ये सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी समझने में, क्योंकि सीएसआरएफ भी इसी तरह कॉम्प्लेक्स है। पर सीएसआरएफ क्या था, क्लाइंट साइड पे होता है तो ईजी रहता है, और सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी के अंदर क्या होता है कि उसी सिस्टम पे इंटरनल कॉल्स करनी पड़ती है अपन को। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है। आई होप आपको समझाने की मैंने कोशिश करी और समझ में आया होगा। कोई समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में डाल देना, तमन भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई है, चाहे तो एक वीडियो और बना दूंगा मैं इसके ऊपर। ठीक है ना, अभी अपन ने ये वाला सिनेरियो डील करा था, दिख रहा होगा, ये वाला सिनेरियो डील करा था अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने आपके सिस्टम पे आपने रिक्वेस्ट भिजवाई आपने, जैसे लेट सपोज कि जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैंने आपके पब्लिक सर्वर पे मैंने रिक्वेस्ट करी और मैं उस पब्लिक सर्वर से आपके नेटवर्क के अंदर दूसरे सिस्टम पे कोई कमांड चलाना चाह रहा हूँ, तो वो भी पॉसिबल है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं बताऊँगा करके उसको कि कैसे वो पॉसिबल है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और नहीं आया तब भी कमेंट कर दीजिए कि तपन भाई इसमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं उसके ऊपर भी और एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और जिसको कोर्स करना है हमारे साथ में भाई, फॉर्म दे रखा है मैंने चैट बॉक्स में, जाके आप भर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बनाइए, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, शब बखैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।